बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में, ठीक है। कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है वो पार्ट होता है किसका, मेमोरी एलोकेशन का। तो मेमोरी एलोकेशन की अगर हम बात करें तो मेमोरी एलोकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो रैम के अंदर हमारे द्वारा जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं ना, उसमें जो वेरिएबल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स को रैम के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस। तो मेमोरी एलोकेशन एक प्रकार का बेसिकली प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स फंक्शन यूज किए जाते हैं सबको रैम के अंदर क्या दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। क्योंकि जब तक उनको रैम के अंदर स्पेस नहीं मिलेगा हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की वैल्यू जो दी जाती है वो डेटा के रूप में स्टोर नहीं हो पाएगा। समझ में आएगा। तो मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत बस यही होता है कि रैम है उसके अंदर स्पेस दिया जाएगा और उसी प्रक्रिया को क्या कहता है, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन दो प्रकार का होता है। मेमोरी एलोकेशन कितने टाइप के होते हैं, मेमोरी एलोकेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, पहला आपका है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा आपका होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। पहला आपको क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा क्या होता है, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स। और डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत जितना भी स्पेस एक बार में एलोकेट किया जाएगा हम उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे एरे के केस में इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एरे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, एरे। एरे के केस में आप लोगों ने क्या देखा कि हम जो भी साइज एक बार एरे का दे देते थे हम उस साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोग चेंज नहीं कर पाते। जैसे अगर हमने लिख दिया इंट ए ऑफ 10 तो होगा क्या, इस ए नाम के वेरिएबल के लिए जो कि एरे टाइप का है तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 10 ब्लॉक्स। तो जो 10 ब्लॉक्स बनेंगे इस तरीके से हम बाद में जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा अगर हम इनकी साइज में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे साइज इंक्रीज करके 10 से 12 करना चाहते हैं नहीं हो पाएगा, 10 से 8 करना चाहते हो नहीं हो पाएगा। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत जितने भी बाइट का या जितने भी ब्लॉक्स का स्पेस अलॉट किया जाएगा हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और इस टाइप के मेमोरी एलोकेशन को ही क्या कहा जाता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत जो भी जितने बाइट का स्पेस, जितना भी स्पेस एक बार अलॉट कर दिया गया हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। और एरे की कमी क्या थी, एरे की कमी यही तो थी कि हम जो भी एक तो साइज एडवांस में देना पड़ता था और जो भी हम साइज एक बार एलोकेट कर दिए एक बार में हम बाद में उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में आई बात। एक चीज़ और, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के संदर्भ में हम आपको एक चीज़ और बताएं, सुने। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, अगर आपसे कोई पूछे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है तो ये होता है कब, एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, कंपाइल टाइम। मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल करेगा उसी समय जो भी एरे के लिए वेरिएबल हम दिए होंगे उसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगा और बाद में हम उस स्पेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मेमोरी एलोकेशन कब हो रहा है, कंपाइल टाइम पे। इसीलिए इस टाइप के मेमोरी एलोकेशन को कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। समझ में आएगा। अब आते हैं किस पे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे। लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसको लाया क्यों गया। इसको लाने के पीछे मेन उद्देश्य यही था, मेन पर्पज यही था कि एरे का जो ड्रॉबैक था
उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए ही डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। और एरे का ड्रॉबैक था क्या? एरे का ड्रॉबैक था उसकी साइज। एरे की साइज क्या होती है? फिक्स होती है। एरे की साइज क्या होती है? फिक्स होती है। और फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि हम उसकी साइज में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ना ही साइज को हम बढ़ा सकते हैं, ना ही हम साइज को घटा सकते हैं। यही कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। अब इसके बारे में हम बता रहे थोड़ा सा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में। तो अगर हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाए हम उसकी साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें हमको एडवांस में साइज देने की ज़रूरत नहीं। एरे के केस में हम हमेशा एडवांस में साइज देते थे। क्यों? क्योंकि उसका साइज हमको पता है कि क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के केस में हमको एडवांस में साइज देने की ज़रूरत नहीं है। साइज कब देंगे? रन टाइम पे। इसमें स्पेस कब एलोकेट किया जाता है? रन टाइम पे। इसीलिए इसको रन टाइम मेमोरी लोकेशन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें मेमोरी स्पेस कब एलोकेट किया जाता है? इसमें जो स्पेस एलोकेट होता है वो होता है आपका रन टाइम। इसीलिए इसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। समझ में आई बात? तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आप सिंपली यही बता सकते हो कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत जितने भी साइज का स्पेस एक बार एलोकेट किया गया हम उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एरे। चूँकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पे होता है इसीलिए इसको कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे। इसके बारे में क्या बताना होगा? तो आप यही बताओगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है हम उसमें जैसा भी चेंजेस करना चाहते हैं, चाहे हम साइज बढ़ाना चाहते हैं, चाहे हम साइज घटाना चाहते हैं, हम आसानी से इसमें घटा सकते हैं। इसमें साइज कभी भी एडवांस में नहीं देना पड़ता। साइज हम कब देते हैं? रन टाइम में। जो भी साइज देंगे उतने बाइट का स्पेस ये एलोकेट कर देगा। और एक बार जो भी स्पेस एलोकेट हो गया हम उसमें जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे साइज बढ़ाना चाहते हैं, चाहे साइज घटाना चाहते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम वो चेंजेस कर सकते हैं। इसीलिए इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कब होता है? रन टाइम पे। इसलिए रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हमको पढ़ना क्या है? मेन तो हमारा था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ही, ठीक है। लेकिन आपसे डिफरेंस पूछ सकता है या हमको पता होना चाहिए कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हम लोग यूज कब करेंगे। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को लाने के पीछे मेन पर्पज यही था कि एरे में जो मेमोरी स्पेस का वेस्टेज होता था उसको रोकने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे द्वारा फंक्शंस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? फंक्शन का। कौन कौन से फंक्शन हम लोग यूज करेंगे उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे मैलॉग। सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे कौन सा? मैलॉग। इसमें एक और होता है कैलॉग, रीअलॉग। ये सी है, इसको ब्रैकेट मत समझिएगा, ठीक है। और एक चौथा आपका क्या है? एक आपका फ्री फंक्शन। ये चार फंक्शन यूज किए जाते हैं किसमें? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मैलॉग फंक्शन के बारे में, ठीक है। बारी बारी से सारे फंक्शन को हम आपको बताएंगे और सबके सिंटैक्स, सबके एग्जांपल, सबका हर एक चीज़ हम लोग 1 by 1 देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मैलॉग फंक्शन की बात करें, देखो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है मैलॉग में यम का मतलब बताओ। तो मैलॉग में यम का मतलब क्या होता है? मैलॉग में यम का मतलब होता है मेमोरी। और एलॉग का मतलब क्या होता है? ठीक है। मैलॉग में यम का मतलब क्या होता है? मेमोरी। और एलॉग का मतलब क्या होता है? एलोकेशन, ठीक है। ये तो हो गया इस शब्द का मतलब, है ना। अब मैलॉग फंक्शन क्या करता है उसको मैं आपको बता देता हूँ।
अगर हम मैलाक फंक्शन की बात करें तो है तो प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या फंक्शन है? प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से बना के रखा गया है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर बना के रखा गया होगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैलाक फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखा गया है तो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखा गया होगा ना। तो उस हेडर फाइल का नाम है stdlib। मतलब एक सी की लाइब्रेरी में एक हेडर फाइल होती है जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। stdlib का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इस हेडर फाइल के अंदर ये चारों फंक्शन, चाहे मैलाक, कैलाक, रीएलाक और फे, ये चारों के चारों फंक्शन इसी हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखे गए। तो जब भी हमारे द्वारा मैलाक फंक्शन, कैलाक फंक्शन या रीएलाक या फ्री फंक्शन का यूज किया जाएगा तो हम लोग इस हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर निश्चित रूप से इंक्लूड करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैलाक फंक्शन क्या होता है? यह एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि stdlib नाम की हेडर फाइल के अंदर डिफाइन करके रखा गया है। ये करता क्या है? तो इसके संदर्भ में अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो ये क्या करता है? इट क्रिएट्स या इट इज यूज टू क्रिएट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। बस आप ऐसे लिखिएगा, इट क्रिएट्स ए सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है मैलाक फंक्शन? एक बार में एक सिंगल ब्लॉक क्या करता है? एलोकेट करता है ना। अब उस ब्लॉक की साइज क्या होगी? वो डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर। यूजर जितना साइज देगा, है ना, यूजर वो जो ब्लॉक क्रिएट होगा वो कितने बाइट्स का होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? यूजर्स के ऊपर। जितना साइज यूजर द्वारा दिया जाएगा उतने ही साइज का एक बड़ा सा ब्लॉक मैलाक फंक्शन इस तरीके से क्या करेगा? क्रिएट कर देगा। फिर ये जो बड़ा सा ब्लॉक है वो बाद में इस तरीके से सब ब्लॉक्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो मैलाक फंक्शन का यूज हम कब करते हैं? जब हमको एक बार में एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करना होता है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? मैलाक फंक्शन। लेकिन वो सिंगल ब्लॉक बाद में फर्दर सब ब्लॉक्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रख देना है कि मैलाक फंक्शन द्वारा जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाएगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है? उसमें बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होती है? गार्बेज वैल्यू। ये तो था दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैलाक फंक्शन एड्रेस रिटर्न करता है। याद समझिएगा, मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एड्रेस। मैं लिख रहा हूँ, इट रिटर्न्स फर्स्ट बाइट। मैं बाइट को ब्लॉक लिख दे रहा हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बाइट एड्रेस। मैलाक फंक्शन क्या करेगा? जैसे स्पेस एलोकेट करेगा तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस। फर्स्ट बाइट का एड्रेस का मतलब अगर ये वाला एड्रेस 201 है तो अगर इंटीजर के लिए हमने ब्लॉक क्रिएट किया हो, जैसे एरे में पढ़ाया था हमने, एरे यूजिंग पॉइंटर में बताया था ना कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो समानांतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। वो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। बस अंतर किस बात का है? वहाँ पे साइज हम एडवांस में देते थे, यहाँ पे साइज हम फ्रंट टाइम में देते हैं। बाकी पूरा मेमोरी लोकेशन एड्रेस करने का भी जो एड्रेसिंग मेमोरी में जो एड्रेसेस का तरीका होता है ना वो वैसे ही है जैसे एरे में था। जैसे अगर इंटीजर के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस अगर मान लीजिए 201 है फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, तो अगले वाले का 203 होगा, फिर 205, 207, 209। ये तभी होगा, बात समझिएगा, दो का डिफरेंस कब आएगा? जब एक इंटीजर के लिए 2 बाइट का स्पेस बनेगा। अगर यही 4 बाइट का होता तो ये डिफरेंस कितने का हो जाता है? 4। तो मैलाक फंक्शन जानते हैं क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट ब्लॉक का मतलब इसका एड्रेस रिटर्न करेगा। इसका एड्रेस क्या करेगा? रिटर्न करेगा। अब इस जो एड्रेस रिटर्न करेगा इसको किस में स्टोर करेंगे? इसको किस में एड्रेस? हाँ, इसको हम किस में स्टोर करेंगे? पॉइंटर में। अब एक चीज़ हम जब पॉइंटर पढ़ाए थे तो आप लोग याद करिएगा कि पॉइंटर के एप्लीकेशन में, पॉइंटर के एडवांटेज में हमने आपको बताया था कि अगर पॉइंटर ना होता सी लैंग्वेज में तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पॉसिबल नहीं होता। कोई भी फंक्शन, चाहे मैलाक की बात कर लो, आगे हम आपको कैलाक फंक्शन भी बताएंगे, रीएलॉक बताएंगे,
फ्री फंक्शन बताएंगे, सब जगह पॉइंटर आएगा, बिना पॉइंटर के फंक्शन चलेंगे ही नहीं। तो पॉइंटर का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है, यूज यही है कि अगर पॉइंटर ना होता तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन सी लैंग्वेज में संभव नहीं था। इसका नुकसान क्या है? तो जो लिंक लिस्ट वगैरह की प्रोग्रामिंग होती है वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती। हमने स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का एग्जांपल बताया था ना कि एरे होता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का एग्जांपल मैंने नहीं बताया। उसका एग्जांपल होता है लिंक लिस्ट। क्या होता है? लिंक लिस्ट, जो कि एक प्रकार का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसमें हम किसी प्रकार के डेटा को उसमें भी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ये क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट बाइट यानी फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। अच्छा देखो, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, इसमें भी इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, बस एरे वेरिएबल नहीं है। एरे वेरिएबल के जगह कौन चलेगा? पॉइंटर चलेगा। यहाँ पे एरे वेरिएबल की जगह कौन चलेगा? पॉइंटर। अब जो एरे यूजिंग पॉइंटर पढ़ा होगा, हमारा क्लास अटेंड किया होगा, उसको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरे यूजिंग पॉइंटर ही है। और जो एरे यूजिंग पॉइंटर पढ़ा होगा उसको यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं वहीं पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एरे के प्रोग्राम को पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट क्यों करवाते हैं? ताकि जब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की प्रोग्रामिंग आएगी, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के अंतर्गत जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आसानी से हम उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें, आसानी से हम लोग समझ सकें। इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन हमें लगता है कि जितना क्वेश्चन हम बताए होंगे उतना ही क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं किए होंगे। बहरहाल हम आते हैं पॉइंट पे। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसका एक सेंटेंस देखते हैं। इसको अब हम लिखेंगे। अभी सिंटैक्स में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सिंटैक्स में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ptr। ptr क्या है? यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि क्या करेगा? मैलाक द्वारा रिटर्न किए गए एड्रेस को क्या करता है? मैलाक फंक्शन जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा उसको, चूँकि एड्रेस रिटर्न करता है और एड्रेस को हम जानते हैं कि एड्रेस को हम सिर्फ और सिर्फ किसमें स्टोर कर सकते हैं? पॉइंटर में, और कहीं पर हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? यहाँ पे होता है कॉस्ट टाइप, ये अंडरस्कोर में लिखा गया है। फिर क्या लगाओगे? ये सिंटैक्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैलाक फंक्शन का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? ये एक ही आर्गुमेंट कंटेन करता है, ये भी एक डिफरेंस है। साइज इन बस में देखो, ये पूरा फंक्शन इसको मैलाक फंक्शन को लिखने का तरीका। यहाँ पे ptr क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करेगा? मैलाक जो भी एड्रेस को रिटर्न करेगा वो उस एड्रेस को क्या करेगा? स्टोर करेगा। कॉस्ट टाइप, कॉस्ट टाइप में हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं। कॉस्ट टाइप में क्या लिखते हैं? डेटा टाइप का नाम। उस डेटा टाइप का नाम, भाई ये ब्लॉक बना रहे हो ना, किस लिए बना रहे हो? ताकि हम किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो अगर इन ब्लॉक्स के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, इंट टाइप की, तो कॉस्ट टाइप में आप क्या लिखोगे? इंट। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो कॉस्ट टाइप में क्या लिखोगे? फ्लोट। अगर आप डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो कॉस्ट टाइप में क्या लिखोगे? डबल। और स्ट्रिक्ट तो रहेगा ही। समझ में आई बात? फिर एक तरीके से कह सकते हो ये स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये एड्रेस रिटर्न करता है ना। आपको याद होगा जब हमने एक और टॉपिक पढ़ाया था, फंक्शन रिटर्न एड्रेस, करवाया था कि नहीं कराया था? तो डेटा टाइप के बगल में हम एस्ट्रिक लगाते थे। डेटा टाइप के बगल में हम क्या लगाते थे? एस्ट्रिक लगाते थे। क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? एस्ट्रिक लगाया गया। ये सवाल आपका होना चाहिए था। चलो, जब अगर हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करना है तो सिर्फ डेटा टाइप का नाम लिखें या सिर्फ फ्लोट लिखें। अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, स्टार क्यों? तो मैलाक ये फंक्शन है, एक तरीके का कॉस्ट टाइप क्या है? एक प्रकार का रिटर्न टाइप भी है, जो क्या इंडिकेट करेगा कि मैलाक फंक्शन जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो एड्रेस, उस एड्रेस पर किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, उस एड्रेस पर किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। उस एड्रेस पे अगर हम इंटीजर जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, क्या समझिएगा? जैसे यही एड्रेस है ना, इन एड्रेसेज पे कौन सी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो? इंटीजर, फ्लोट, डबल। अगर इंटीजर करना चाहते हो तो इंट लिखो, डबल करना चाहते हो तो डबल लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है? साइज इन बाइट्स। यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट ये कंटेन करता है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे
कास्ट टाइप में मैंने लिख दिया क्या इंट, फिर मैंने क्या लिख दिया रेस्ट्रिक्ट। मतलब जो ब्लॉक्स हम लोग एलोकेट करेंगे, हम उस ब्लॉक्स में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर। अब उसके बाद क्या लिखोगे, मैलाक फंक्शन। अब देखिए हम कितने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, ये चीज़ इनकी मतलब जितने इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं उनकी संख्या को हम रन टाइम पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। उनकी संख्या को हम रन टाइम में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। मान लीजिए उनकी संख्या कितनी है, रन टाइम पे इंटर किए, इसके जगह वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए उनकी संख्या कितनी है, 6। उनकी संख्या कितनी है, 6 इंटू हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंटीजर के लिए कितने बाइट का स्पेस बनता है, 2 बाइट। एक इंटीजर के लिए कितने बाइट का स्पेस बनता है, 2 बाइट। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, मैलाक फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। मैलाक फंक्शन क्या करेगा, एक बड़ा सा ब्लॉक बनाएगा। यही तो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था कि मैलाक फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करता है। मैलाक फंक्शन क्या करता है, इस तरीके से एक सिंगल ब्लॉक क्या करता है, क्रिएट करता है। अब इस ब्लॉक की टोटल साइज कितनी होगी, इस ब्लॉक की टोटल साइज होगी 6 × 2 का मतलब कितना हो गया, 12। मतलब 12 बाइट का एक बड़ा सा ब्लॉक क्या करेगा, क्रिएट करेगा। मैलाक फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हम साइज देंगे उस साइज के हिसाब से एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट करेगा और उस ब्लॉक की साइज कितनी होगी वो यहाँ से वो कैलकुलेट कर लेगा। अब उसके बाद क्या करेगा, इस बड़े से ब्लॉक को कितने सब ब्लॉक में डिवाइड करेगा, तो वो डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड करेगा कितने एलिमेंट्स को स्टोर किया जा रहा है, 6। भाई एक इंटीजर के लिए 2 बाइट का स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से वो क्या करेगा, उतने सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा। अब मान लो फर्स्ट वाले ब्लॉक का एड्रेस कितना है, 100 है, तो अगले वाले का 102 होगा, 106, 108, 11। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखें इंडेक्सिंग भी वैसे होगा, इंडेक्स नंबर भी वैसे ही चलेगा, समझिएगा। अच्छा देखिए हमने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे दिए होंगे उतने ही ब्लॉक्स क्रिएट करेगा, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। अब आप देख सकते हो हमको एडवांस में कोई साइज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे यहाँ पे बेनिफिट ये हो रहा है कि एक तो स्पेस हम उतना ही एलोकेट कर रहे हैं जितनी हमको ज़रूरत है। इस केस में आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस हम उतना ही एलोकेट कर रहे हैं जितना हमको ज़रूरत है, ना ही उससे 1 बाइट कम ना ही उससे 1 बाइट ज़्यादा। अगर इन केस आपको लगता है कि हमको और स्पेस की ज़रूरत है तो आप रीअलॉग फंक्शन को यूज करते हुए आप स्पेस को इंक्रीज भी कर सकते हो और स्पेस को आप डिक्रीज भी कर सकते हो। ये विकल्प भी है, ये ऑप्शन भी है, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में मिलेंगे, ठीक है। आप समझिएगा मैलाक फंक्शन ने ये सारा काम कर दिया। अब जब ये स्पेस एलोकेट हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इतना सारा टास्क, इतने सारे टास्क के ऊपर ऑप्शन परफॉर्म करने के बाद लास्ट में वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, एड्रेस। वो एड्रेस किसका होगा, फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा। फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है कितना, वो किस में चला जाएगा, PTR में, यानी जो पॉइंटर नाम का वेरिएबल है वो कहाँ पे स्पेस होगा, यानी इसका एड्रेस कितना है तो ये भी वेरिएबल ना, है तो ये भी वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंटर है किसको पॉइंट करने लगा, इस लोकेशन। और मैलाक फंक्शन जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैसी वैल्यू होती है, इस तरीके से मैलाक फंक्शन एलोकेट करेगा। और जब एक बार हमने इस तरीके से मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लिया, फिर इसके अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, वैल्यू स्टोर करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये पहला वाला एलिमेंट क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब पहली वाली वैल्यू क्या है, किसको डिफरेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और जो एरे के लिए जो स्पेस एलोकेट कर रहे हैं टाइम पे, उसमें कुल कितनी वैल्यू स्टोर करेंगे ये उसकी संख्या है। और हर एक ब्लॉक की कितनी साइज होगी, वो ये 2 क्या है, साइज ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब इस वाले ब्लॉक की साइज कितनी बाइट की, 2 बाइट्स है।
इस वाले ब्लॉक की साइज कितने बाइट की, 2 बाइट्स की, इस वाले ब्लॉक की साइज 2 बाइट्स की। समझ में आ गया। अब इसमें एक एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। समझ में आया। नेक्स्ट पे क्या, नेक्स्ट पे ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिएगा, कौन सा, STD। बाकी स्टूडियो कोडियो तो लिखते ही हैं, तो जैसे लिखते हैं आप उसको लिखते रहिएगा। अब वो पुरानी चीज़ें हो गई तो इसलिए इसको नहीं। ठीक है, हम एक एरे लेने वाले हैं, लेकिन इस बार एरे जो हम ले रहे हैं वो स्पेस को उसके लिए जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे वो हम कंपाइल टाइम पे नहीं, कब, रन टाइम। ठीक है, और जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे उसमें हम कुछ नंबर्स को स्टोर करेंगे और फिर बाद में उन्हीं नंबर्स को क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। अभी सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो एरे में बताते थे वही हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन इस बार मेमोरी जो स्पेस एलोकेट करेंगे वो हम रन टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया n नाम, हमने एक वेरिएबल ले लिया किस नाम पर, n नाम पर, और यहाँ पे n क्या है, n के रिप्रेजेंट कर रहा है एरे की साइज। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे की साइज, मतलब जो आप एरे के लिए एरे क्रिएट कर रहे हो उसकी साइज क्या होगी। तो ले लेते हैं printf, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, enter the size of, enter the size of, यहाँ पे क्या लिखेंगे, enter the size of, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, स्कैनर ऑन दी एड्रेस ऑफ, क्या लिखेंगे, स्कैनर में लिखेंगे नॉट डी, फिर क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ एन। अब मान लीजिए हम जो एरे के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे वो हम डायनेमिक रूप से करेंगे, है ना, जिसके लिए हम आपको मैलाक फंक्शन का, जिसके लिए हम मैलाक फंक्शन का यूज करने वाले हैं। और जो मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा उसके अंदर मान लीजिए हम कुल 6 एलिमेंट स्टोर करना था। कितने एलिमेंट, मतलब एक एरे लेंगे हम, उसके अंदर जिसकी साइज क्या होगी, 6 होगी, और उसके अंदर हम 6 नंबर्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और जो 6 नंबर होंगे उनका टाइप क्या होगा, डबल। हमको यही करना है, लेकिन ये चीज़ हम स्टैटिक रूप से नहीं करेंगे, डायनेमिक। यही चीज़ हम किसके थ्रू करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू। तो हमने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले एरे का साइज ले लिया। एरे के साइज में क्या लेंगे, एरे का साइज का मतलब ये हो गया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए n की वैल्यू मैंने कितना दे दी, 6। जब प्रोग्राम रन करेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो हम उस समय n की वैल्यू क्या दे देंगे, 6। अब हम क्या करेंगे, जब हमने एरे की साइज दे दिया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज़ एरे के थ्रू करते तो हम यहाँ पे एडवांस में साइज देते int a of 6 या int a of 10, हम पहले ही साइज एडवांस में दे देते। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम कोई साइज एडवांस में दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस हमने क्या कर दिया, एरे का साइज दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैलाक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मैलाक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि स्पेस जो हमको 6 ब्लॉक क्रिएट करने वो कौन क्रिएट करके देगा, मैलाक। वो कौन क्रिएट करके देगा, मैलाक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक और पॉइंटर भी चाहिए भाई, है ना, एक और पॉइंटर भी चाहिए। पॉइंटर को कहाँ डिफाइन किया, CR आपको लिख लीजिएगा। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैं int को यहाँ ले लेता हूँ, और जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसको हम डिफाइन करेंगे किस टाइप से, डबल टाइप। क्यों डबल टाइप से डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लॉक्स हम बनाएंगे उन ब्लॉक्स के अंदर हम किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेंगे, डबल टाइप। किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे, डबल टाइप की। तो आपको पता होगा पॉइंटर के केस में कि पॉइंटर वेरिएबल हमारा क्या करता है, उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है ना, मतलब पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन वैसा होना चाहिए
जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने वाला, डबल टाइप भाई, इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे ना, तो पॉइंटर हमारा जो एड्रेस स्टोर करेगा उसका टाइप क्या होगा, डबल। इसलिए पॉइंटर वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, डबल के जैसा। ठीक, तो पॉइंटर को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखो पास्ट टाइप में क्या लिखेंगे, पास्ट टाइप में क्या लिखेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स पॉइंटर जो एड्रेस रिटर्न करेगा वो किस टाइप का होगा, डबल स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा एड्रेस, लेकिन उस एड्रेस पर किस प्रकार की वैल्यू होगी, डबल टाइप। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैलाक जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा है तो ये बेसिकली क्या, रिटर्न टाइप। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैलाक फंक्शन जिस जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा हम वहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, मैलाक फंक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से इंटर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इनटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सॉरी यहाँ पे साइज ऑफ डबल, यहाँ पे साइज ऑफ डबल। अब कोई भी कंपाइलर हो, कैसा भी कंपाइलर हो, उसके लिए चाहे जितने बाइट का भी स्पेस होगा ये क्या करेगा, वहाँ से कैलकुलेट करके ले लेगा। लेकिन डबल के केस में चाहे जो भी कंपाइलर आप यूज करिए हर जगह 8 बाइट का स्पेस लेता है। तो होगा क्या, अब समझिएगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, मैलाक फंक्शन क्या करेगा, पहले साइज निकालेगा। साइज कैसे निकालेगा, एन की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू साइज ऑफ डबल कितना हो जाएगा, 8। मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक बनाएगा जिसकी टोटल साइज कितनी होगी, इसकी टोटल साइज कितनी होगी, 28 बाइट्स। अब नंबरिंग भी कर देगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, हम ये एड्रेस भाई देखो एज्यूम करते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि यही एड्रेस मिला होगा। अगर फर्स्ट वाले का 200 होगा तो दूसरे वाले का 208 होगा, 8 का डिफरेंस होगा। फिर 216 224 232 24 इसमें इंडेक्सिंग भी हो जाएगी 0 1 2 3 4। PTR है तो वेरिएबल, इसको भी मेमोरी में स्पेस मिला होगा, तो इसको मान लो ये इसके अंदर कौन सा एड्रेस होगा, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, मतलब पॉइंटर किसको पॉइंट किया हुआ है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो 4066। समझ में आ गया, इतना सारा टास्क हो गया। मैलाक फंक्शन ने क्या किया, एक बड़ा सा ब्लॉक क्रिएट किया जिसकी साइज 48 ब्लॉक्स होगी। फिर उस बड़े से ब्लॉक को क्या किया, 6 सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जहाँ पे हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 8 बाइट्स। इसकी भी 8 बाइट्स, इसकी भी 8 बाइट्स, इसकी भी 8 बाइट्स, सबकी 8 बाइट। और बाय डिफॉल्ट और इसका जो बेस एड्रेस होगा, मतलब बेस एड्रेस, इसको बेस एड्रेस भी कह सकते हो। बेस एड्रेस होगा मतलब इंडेक्स नंबर 0 का जो एड्रेस होगा या फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा या फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा, उसको रिटर्न करने का किसमें, पॉइंटर। अच्छा एक चीज़ और है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेमोरी स्पेस एलोकेट किए गए हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू है, इतना सारा टास्क हो गया। सब में होगा इस तरीके से, हालांकि मैं सब में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अभी वैल्यू हमको इंटर करना है ना। अब क्या करना है, जब स्पेस एलोकेट हो गया, अब हम इस स्पेस पे वैल्यू इंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाई स्पेस क्यों बनाया हो, ताकि हम डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो जब स्पेस बन गया तो जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज से आपने इस ब्लॉक को एलोकेट किया है, आप उसमें क्या स्टोर कर दीजिए, वैल्यू। तो वैल्यू कैसे स्टोर करोगे, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज देते हैं, क्या, इंटर ऑल एलिमेंट्स, इंटर ऑल एलिमेंट्स ऑफ है। आप एरे के सारे एलिमेंट को क्या कर दीजिए, सब कुछ वही चल रहा है, बस हम एडवांस में यहाँ पे साइज नहीं दे रहे। अब देखिए एक लूप चलाएंगे, लूप कहाँ चलाएंगे, लूप। अच्छा देखो इसमें 2 विकल्प हैं, हम 0 से भी चला सकते हैं, चाहे तो 1 से चला सकते हैं। लेकिन जब 1 से चलाओगे तो PTR++ का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पॉइंटर को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि पॉइंटर की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी।
इंडेक्स नंबर का अगर हम यूज करेंगे, इसके लिए आप वो जाके जो वीडियो हम अपलोड किए हैं पॉइंटर यूजिंग एरे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको इंडेक्स नंबर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और विदाउट इंडेक्स नंबर की भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम इंडेक्स नंबर का यूज अगर करते हैं तो बेनिफिट यही होगा कि पॉइंटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, पॉइंटर हमारा एक ही जगह बैठा रहेगा, कभी इंडेक्स नंबर 0 के एड्रेस पे। फ़ायदा ये होगा कि हम एरे के एलिमेंट्स के ऊपर जितना मर्जी टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक ही पॉइंटर से हमारा काम चल जाएगा। i लेस देन n करेंगे और क्या करेंगे i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रेस है, वैल्यू को इनपुट करने के लिए कौन सा और यहाँ पे क्या लिखोगे, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखते हैं। हाँ, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई लिखते हैं नहीं, ये कहाँ है भाई, ये तो है ही नहीं। पहले एरे में तो आप ऐसे ही करते थे ना, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे किसका, डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो यहाँ पे मॉड अलग कर लीजिए और यहाँ पे क्या करोगे, ptr प्लस अब इसका मतलब समझिए, अभी तक हम हर जगह एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते थे, M% लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे हमको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले हम एड्रेस पे वैल्यू भेजते थे, लेकिन अब हमको एड्रेस पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंटर क्या है, वो एड्रेस है जहाँ पे हमको वैल्यू भेजना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे M% लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उस एड्रेस को कंटेन कर रहा है जहाँ पे हमको वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है। अब इसका मतलब समझिएगा, जब i की वैल्यू 0 होगी, n का मान कितना लिया हो मैंने 6, तो ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होगी, तो ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा। तो ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको पता है मॉड elf लिखा है मैंने 1 टाइम, तो हमसे एक डबल टाइप की वैल्यू क्या करेगा, मांगेगा। हम एक डबल टाइप की वैल्यू को क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया क्या 6.2 हमने एंटर किया। अब ये 6.2 जाएगा कहाँ पे, ध्यान समझो। ptr का मतलब देखिए, ptr का मतलब अगर ये एड्रेस है तो ptr का मतलब कितना हो गया 200 प्लस i का मतलब 0 है ना भाई, इसका मतलब हो गया 200, यानी यहाँ पे ओवरऑल मिला क्या, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा 200। अब जो हम वैल्यू देंगे 6.2, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, किस एड्रेस पे, 200 वाले एड्रेस पे। अगर ये वाला एड्रेस मिला होगा तो, नहीं तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जो भी नंबर देंगे वो कहाँ चला जाएगा, ptr के इंडेक्स नंबर 0 वाले एड्रेस पे, ptr के इंडेक्स नंबर 0 वाले बेस एड्रेस। अब समझिएगा, तो ये 6.2 कहाँ स्टोर हो गया, 6.2 आपका स्टोर हो गया हो गया। अब समझिएगा, यहाँ से जाएंगे i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i 0 से फिर कहाँ जाएगा 1 पे भी कंडीशन ट्रू होगी, 1 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने कितना दे दिया 7. अब ये नंबर कहाँ जाके स्टोर होगा, समझिएगा। अभी भी ptr का मतलब कितना, ptr की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ptr का मतलब अभी 200 ही है इस इमेज के अकॉर्डिंग, प्लस i का मतलब कितना हो गया 1, यानी 200 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा 2 बाइट्स आगे, 2 बाइट आगे चला जाएगा। ये कितने बाइट आगे चला जाएगा, सॉरी 8 बाइट आगे चला जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है 8 का है, तो ये कितना हो जाएगा 208। 2 बाइट तब आगे जाएगा जब इंट होगा, फ्लोट होगा तो 4 बाइट आगे चला जाएगा, और डबल होगा तो 8 बाइट। तो चूँकि डबल टाइप के लिए हम मेमोरी, डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट किए हैं, इसलिए डिफरेंस चूँकि 8 का है, तो वो 1 इंक्रीमेंट करोगे तो 8 बाइट आगे जाएगा, 2 इंक्रीमेंट करोगे 16 बाइट आगे चला जाएगा, 3 इंक्रीमेंट करोगे तो 24 बाइट आगे चला जाएगा। वो इस तरीके से आगे मूव करता है, लेकिन ptr की अपनी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ptr हमारा वहीं पे कहाँ पे है, बेस नंबर 0 वाले एड्रेस।
फिर आई का मान इंक्रीमेंट करेगा कहाँ जाएगा 2 पे, 2 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर इसके ना एक नंबर मांगेगा, नंबर हमने क्या दे दिया 9.3। अच्छा एक यहाँ पे भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं किया है, तो यहाँ पे कितना स्टोर हो गया 7.8 9. है ना। इस तरीके से बाकी जो भी ब्लॉक्स हैं सब में इस तरीके से कुछ भी वैल्यू जो भी हम देंगे वो सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से इसमें स्टोर। अब जब एक बार हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया फिर इन वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। जब इसकी वैल्यू 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, आई का मान जब 6 होगा तो कंडीशन क्या होगा फॉल्स होगा। ऑल मैंने एक मैसेज दे दिया ऑल एलिमेंट्स, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। फिर से आपको लूप चलाना पड़ेगा। लूप कहाँ से चलेगा 0 से लेस देन n और i प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे प्रिंटर। कर्ली ब्रेस नहीं लिखना है क्योंकि स्पेस नहीं है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम कर्ली ब्रेस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड lf। अच्छा देखिए अगर हम दशमलव के बाद 2 ही अंक तक का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं जैसा हमने एंटर किया है कल, तो आप दशमलव के बाद अगर 2 अंक तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आप एक काम करिएगा 0.2 कर लीजिएगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंकों का मान दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करिएगा 3 कटिएगा, 4 डिजिट का चाहते हैं तो 4 कटिएगा, लेकिन पॉइंट लगा के रख दीजिएगा। और यहाँ क्या करेंगे LF/n। अब देखो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए अगर आप सिर्फ PTR प्लस I लिखोगे तो क्या प्रिंट करेगा एड्रेस। इसका सबसे पहले इसका एड्रेस, फिर इसका एड्रेस, फिर सारा एड्रेस प्रिंट कर देगा। लेकिन हमको एड्रेस नहीं प्रिंट करना है बल्कि वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे गेट स्ट्रिंग। तो देखिए जब i का मान 0 होगा 0 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा PTR का मतलब वही बेस एड्रेस प्लस i करेगा, मतलब i का मतलब 0 यानी इंडेक्स नंबर 0 पे जो इंडेक्स नंबर 0 के एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। फिर 1 पे जाएगा उस पर जो वैल्यू होगी उसको भी क्या करेगा प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम एक एक एलिमेंट को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोग्राम था। आप इसके बाद एक काम करिएगा, एरे के जितने क्वेश्चन हमने कराया हुआ 1D एरे के उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप डायनेमिक रूप से आप इस तरीके से मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हुए मेमोरी स्पेस एलोकेट करिएगा और उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन चाहे सर्चिंग का, चाहे सॉर्टिंग का, चाहे सम और एवरेज का, बिगेस्ट का, स्मॉलेस्ट का, जितना भी 1D एरे का प्रोग्राम है सबको आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। हमने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, बाकी करना आपको। ठीक है, हमको सारी वैल्यू को एक्सेस करना है ना। जैसे जैसे इसमें देखिए कुछ वेरिएबल्स हैं जिसको हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे i को डिफाइन करेंगे किस टाइप से डी। और कौन सी बचेगा बस यही है। पॉइंटर था या नया था, आई आया था और तो कोई वेरिएबल है नहीं। सेमीकोलन लगा दो।